हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो ये हम लोग का हिस्ट्री का लेक्चर चल रहा है, मध्यकालीन इतिहास पढ़ रहे हैं और मध्यकालीन इतिहास में ये चौथा लेक्चर है। इससे पहले भी 3 लेक्चर अपलोड कर दी जा चुकी है। अगर आपने अब तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। तो आपको हिस्ट्री में हम क्या पढ़ रहे हैं और क्या हमारा कंटेंट है आपको अच्छे से समझ में आएगा। आज जो है चौथा लेक्चर है, जो कि गुलाम वंश अर्थात सल्तनत काल, जो कि 1206 से 1526 के बीच रहा है। सल्तनत काल अर्थात गुलाम वंश से लोदी वंश के कार्यकाल को इसे दिल्ली सल्तनत भी कहा गया है। तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा और वीडियो को आप ज़रूर से ज़रूर शेयर करेंगे। तो चलते हैं आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सल्तनत काल, जो कि 1206 से 1526 ईस्वी को कहा गया है, जो कि गुलाम वंश से लोदी वंश के बीच के कार्यकाल को सल्तनत काल या दिल्ली सल्तनत की संज्ञा दी गई है। अब जैसा कि जानते हैं, दिल्ली की स्थापना इंद्रप्रस्थ के रूप में पांडवों द्वारा की गई थी। पूर्व में दिल्ली की स्थापना जो है इंद्रप्रस्थ के रूप में जाना जाता था, अर्थात दिल्ली को इंद्रप्रस्थ के रूप में जाना जाता था, जिसकी स्थापना थी पांडवों द्वारा की गई थी। 11वीं शताब्दी की बात करें तो यहाँ पर आनंगपाल तोमर का अधिकार रहता था। 11वीं शताब्दी में दिल्ली पर आनंगपाल तोमर का अधिकार रहता था। 1170 में दिल्ली को पृथ्वीराज चौहान ने जीता। 1170 में आनंगपाल से दिल्ली को पृथ्वीराज चौहान ने जीता। 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद, आप लोग इससे पहले की वीडियो में मोहम्मद गौरी को बहुत ही अच्छे से पढ़ाया गया है, बहुत ही अच्छे से एक एक लाइन को अच्छे से समझाया गया है। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो वो जाकर देख सकते हैं और बहुत अच्छे से मोहम्मद गौरी को समझ में आएगा। और आज का भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट यहाँ से एक एक लाइन से क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, वनडे एग्जाम में आपके। तो ज़रूर से आप अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। तो मोहम्मद गौरी ने दिल्ली को जीता 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद मोहम्मद गौरी ने दिल्ली को जीता। तो ये दिल्ली की थोड़ी सी पृष्ठभूमि रही। अब आगे हम बात करते हैं दिल्ली सल्तनत के वंशक्रम को। दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से वंश आएंगे। तो आपको जो पहला वंश रहेगा वो गुलाम वंश, जिसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। उसके बाद आएगा खिलजी वंश, जिसका कार्यकाल 1290 से 1320। जलालुद्दीन खिलजी ने इसकी स्थापना की। सबसे कम समय तक दिल्ली सल्तनत में रहा है। तो ये भी लाइन आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद आएगा तुगलक वंश, गयासुद्दीन तुगलक, जिसकी स्थापना की। इसका कार्यकाल 1320 से 1413, अर्थात 80 10 90 93 वर्षों तक इसने शासन किया। सर्वाधिक समय तक शासन किया इस वंश ने। इसके बाद आएगा सैयद वंश। सैयद वंश 1414 से 1451, इसकी स्थापना खिरजिखा के द्वारा हुई। फिर आएगा लोदी वंश, जो कि अंतिम दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश रहेगा। लोदी वंश, जो कि 1451 से 1526, बहलोल लोदी इसके संस्थापक थे। अगर कुछ ट्रिक की बात कर लें तो ये ट्रिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्रम से याद करिए। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, एकदम सही से क्रम को सजाइए। तो गुड़ खा तसले में, गुड़ मतलब गुलाम वंश, खा माने खिलजी वंश, ता माने तुगलक वंश, सा फॉर सैयद वंश, ले फॉर लोदी वंश। तो ये ट्रिक रहा है मेरी तरफ से। अगर आप चाहें तो इस ट्रिक को आप समझ सकते हैं, 2 बार लिखेंगे तो आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा। चाहे तो आप भी अपने से भी ट्रिक बना सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। तो चलिए बात करते हैं गुलाम वंश, जो कि आज का हमारा टॉपिक रहेगा। गुलाम वंश, जो कि 1206 से 1290 के टाइम तक रहा, अर्थात 84 वर्षों तक इसने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया है। और गुलाम वंश को मामलुक वंश भी की संज्ञा, मामलुक वंश से भी जाना जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है इनमें से किस वंश को मामलुक वंश कहा गया है। तो गुलाम वंश को मामलुक वंश कहा है। हबीबुल्ला ने इसे कहा है, संज्ञा दी है। हबीबुल्ला के इतिहासकार थे। मामलुक से क्या तात्पर्य है। तो मामलुक एक अरबी शब्द है, जिसका अर्थ होता है स्वामित्व होता है। मामलुक जो है उन तुर्की गुलामों को कहा जाता था जो सैन्य शक्ति में निपुण होते थे, अर्थात जो बहुत ही ज़्यादा सैन्य शक्ति में निपुण होते थे, उन्हें मामलुक कहा गया। इनमें से एक था कुतुबुद्दीन ऐबक। वास्तव में जो कहें दिल्ली सल्तनत में, तो इस वंश में तो 3 गुलाम इस वंश में अलग अलग राज किए हैं। पहला जो आएंगे कुतुबी वंश, अर्थात ये 1206 से 1211 कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित। दूसरा प्रथम इलवरी वंश, इल्तुतमिश द्वारा स्थापित, ये 1211 से 1266। और द्वितीय रहेगा इलवरी वंश, बलबन द्वारा स्थापित, जो कि 1266 से 1290 के बीच इसका कार्यकाल रहेगा। अब बात करते हैं पहले शासक दिल्ली सल्तनत के, कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने गुलाम वंश की स्थापना किया। गुलाम वंश का ने स्थापित किया। गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट लाइन देख लेते तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गौरी का एक विश्वसनीय गुलाम था और दिल्ली सल्तनत का ये संस्थापक रहा है। ऐबक का अर्थ होता है, इसके नाम का जो अर्थ होता है वो चंद्रमा का देवता। ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमा का देवता। इसको किस किस उपाधि से जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। उपाधि मलिक इसकी उपाधि सिपा सलाहकार, अर्थात गौरी का सिपा सलाहकार था, तो सिपा सलाहकार। लाल बख्श इसको कहा जाता था, लाल बख्श अर्थात लाखों का दान देने वाला। कुरान को बहुत ही मधुर संगीत में गाता था, इसलिए इसे कुरान खा की उपाधि भी दी गई। पील बख्श
हाथी दान देने कार्य से पीलबख्श की संज्ञा दी गई है। और इसकी स्थापना की बात करें तो इसने स्थापना अफगानिस्तान से लाहौर बनाया ऐबक ने, क्योंकि गौरी का जो क्रेन था इससे पहले राजधानी वो अफगानिस्तान था, पर इसने अफगानिस्तान से लाहौर राजधानी बनाई। ऐबक ने एक पुत्री का विवाह इल्तुतमिश व एक पुत्री का विवाह ताजुद्दीन यल्दोज के साथ किया। इसकी जो पुत्री थी गौरी ने ऐबक को आमिर याकुर, जब गौरी था तो इसने ऐबक को अपने यहाँ आमिर याकुर अर्थात शाही घुड़सवार के पद पर नियुक्त किया था। 1208 में गौरी के भतीजे गयासुद्दीन महमूद ने ऐबक को दास मुक्त पत्र सौंपा, अर्थात ये दासी से मुक्त किया। ऐबक ने ही सूफी संत बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण कराना प्रारंभ किया। आगे हम पढ़ेंगे कुतुब मीनार के बारे में बहुत ही अच्छे से, तो अभी तो ये जान लीजिए ऐबक ने ही सूफी संत बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण कराना प्रारंभ किया। ऐबक द्वारा बनाया गया धरोहर या स्मारक या मस्जिद, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि सुनिए दो इम्पोर्टेंट मस्जिदों का निर्माण करवाए। 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि अजमेर में है, और कुवत उल इस्लाम मस्जिद जो कि दिल्ली में है, या 1197 में इसकी स्थापना निर्मित हुई, और भारत की पहली तुर्क मस्जिद है कुवत उल इस्लाम। तो एग्जाम की दृष्टि से ये लाइन याद रखिएगा। इसकी जो मृत्यु होती है वो 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई। चौगान जिसे पोलो भी कहते हैं, पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर लाहौर में इसकी मौत हुई। इसकी जो दरबारी कवि हैं वो हसन निज़ामी इसके दरबारी कवि थे, और दिल्ली के पहले आधिकारिक इतिहासकार ग्रंथ ताजुल मासीर का लेखक भी है। दिल्ली के पहले आधिकारिक इतिहास ग्रंथ ताजुल मासीर का लेखक है। तो ये रहा गुलाम वंश के पहले शासक कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, जो भी एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट यहाँ से एग्जाम में पूछे गए हैं और एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट ही लिखा गया है। तो आशा करता हूँ आपको ये बहुत ही मज़े से पढ़ रहे होंगे, बहुत ही अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। अब इसके बाद इनकी मृत्यु के बाद आराम शाह आता है, जिसका शासनकाल बहुत ही कम, अर्थात 8 ही महीने लगभग चला है इसका शासनकाल। तो कुछ ही विद्वानों ने इसे ऐबक का पुत्र माना है, कुछ विद्वानों ने इसे ऐबक का पुत्र माना है। मिन्हाज उल सिराज एक बुक है, उसके अनुसार ऐबक की 3 पुत्रियाँ थीं। एक पुत्री का विवाह इल्तुतमिश के साथ हुआ। दिल्ली में तुर्क सरदार, आगे पढ़ेंगे तुर्क चालीसा, तो उसमें आपको बहुत अच्छे से बताया जाएगा, समझाया जाएगा। पर अभी तो ये जानिए कि दिल्ली के तुर्क सरदारों ने बदायूं में इक़्तिदार था इल्तुतमिश को, इसके खिलाफ निमंत्रण भेजा, अर्थात इसने निमंत्रण भेजा कि आप आइए और यहाँ पे इसको हराकर आप शासन करिए। तो दिल्ली के निकट जड़ नामक स्थान पर इल्तुतमिश ने इसकी हत्या कर दी, आराम शाह की हत्या कर दी। तो इसका शासनकाल बस 8 ही महीने चला, और ये एक आयुक्त शासक था जो कि दिल्ली सल्तनत पर अधिकार अपना नहीं स्थापित कर पाया। तो ये रहा इसका इंपॉर्टेंट वीडियो, और आशा करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा, और आप कंटेंट के बारे में भी जान गए होंगे कैसा है कंटेंट। तो आगे ही ऐसी ही वीडियो आपको मिली जाएगी, और पूरी हिस्ट्री, वो चाहे मध्यकालीन हो, आधुनिक हो या प्रारंभिक हो, आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई जाएगी और बहुत अच्छे से टर्म से समझ में भी आएगा। अगर कोई सुझाव है तो आप वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।